स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आर एस जंक्शन पर। दिनांक 8 और 9 नवंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स राजस्थान के इस अंक में आज हम बात करेंगे कुछ खास खबरों पर जो जुड़ी है राजस्थान, देश और दुनिया से और आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए तो पहले प्रश्न की आज हम बात करते हैं जो कि इस माह का 24वां प्रश्न है। दोस्तों, दिसंबर 2020 में राज्य के कुल कितने नगरीय निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम अर्थात वोटिंग जो है उसका आयोजन किया जाएगा? तो स्थानीय निकायों के लिए होने वाली इस वोटिंग में कुल मिलाकर 42 नगर निकायों को सम्मिलित किया जाएगा जो 11 जिलों से जुड़े हैं। तो राज्य भर के 11 जिलों में 42 से भी अधिक नगर निकायों में ये चुनाव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये चुनाव नगर पालिका एवं नगर परिषद से संबंधित है। तो नगर पालिका और नगर परिषद चुनाव ये होंगे। हाल ही में जो 6 नवगठित नगर निगम हैं उनके चुनाव कुशलतापूर्वक जो है संपन्न किए गए हैं। और आप सभी जानते हैं कि स्थानीय निकायों के जो चुनाव हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग ने ही 11 जिलों के 42 नगरीय निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। मतदान जो है यहाँ पर निकाय के सदस्यों के लिए 11 दिसंबर को, अध्यक्ष पद के लिए 20 दिसंबर को और उपाध्यक्ष पद के लिए 21 दिसंबर को आयोजित होगा। इससे पहले आपको पता होगा कि एक और जो चुनाव आयोग की घोषणा की गई है वो 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए जारी किया गया है जो कि 21 नवंबर से होने वाला है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 3 क्रम हमारे ग्रामीण अर्थात पंचायती राज में है, ग्राम पंचायत, इसके पश्चात आपका पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये तो आपके जो पंचायती राज है उससे जुड़े हैं, जबकि नगर पालिका, नगर परिषद और इसके साथ ही आपका नगर निगम ये आपके शहरी निकायों से संबंधित है। तो ग्राम पंचायतों के चुनाव पहले आपके इस साल की शुरुआत में हो चुके हैं। उसके बाद हाल ही में कुछ अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भी चुनाव हुए और जिला परिषद के चुनाव अब यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं नवंबर माह में। इसके अलावा नगर निगम के चुनाव जो 3 नवगठित थे उनके हो चुके हैं, जबकि नगर पालिका और नगर परिषद के दिसंबर में आयोजित होंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर के और 22 जो हमारे अन्य राज्य हैं उनमें जो नवगठित नई पंचायतों को जो हाल ही में जो नए नगर पालिका निकायों की गठन किए गए हैं उनको लेकर के वहाँ पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। केवल 11 जिलों में ही जो है 42 नगरीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अन्य के लिए 2019 में भी जो है इस तरह के चुनाव आयोजित किए गए थे। तो याद रखें कि दिसंबर माह में जो चुनाव होने वाले हैं वो नगर पालिका और नगर परिषद के लिए होने हैं, जबकि नवंबर माह में जो चुनाव होंगे वो जिला परिषद के लिए होंगे जो कि पंचायती राज का एक हिस्सा है। चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, कल यशवर्धन कुमार सिन्हा को देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति दी गई है। बहुत दिनों से जो है ये पद खाली पड़ा था। 26 अगस्त को जब बिमल जुल्का का कार्यकाल पूरा हुआ जो कि पिछले मुख्य सूचना आयुक्त थे, उसके पश्चात ये पद 2 महीने से भी ज़्यादा खाली पड़ा रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, उसके अंतर्गत आपको 2005 के बाद से ही केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य में राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई है और एक संवैधानिक आयोग के रूप में इनको स्थापित करने का प्रयास किया। सिन्हा ने 1 जनवरी 2019 को सूचना आयुक्त का पद संभाला था और वो ब्रिटेन और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के तौर पर भी सेवा दे चुके हैं। 62 वर्षीय सिन्हा का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा क्योंकि जो CIC है या सूचना आयुक्त है उसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक की जाती है। तो याद रखिए, आप कई बार कंफ्यूज भी हो जाते होंगे क्योंकि जो कार्यकाल है उसमें 6 वर्ष हमेशा उन निकायों के लिए है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के समय थे। तो जैसे कि आपका अगर हम बात करें जितने भी, जैसे आपका UPSC हो गया तो इसमें 6 वर्ष हम देखते हैं क्योंकि UPSC जो है ये संविधान के बनने के साथ में ही अस्तित्व में रहा है। ठीक है, इसी तरह निर्वाचन आयोग हो गया, इस तरह के जो आयोग है उनमें 6 वर्ष का कार्यकाल देखने को मिलता है। शेष जो बाद में बने हैं उनमें अधिकतर 5 वर्ष का कार्यकाल ही हमको देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति द्वारा चयन किया गया। तो जो CIC है
जो हमारा इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसकी नियुक्ति हमेशा 3 लोगों की कमेटी करती है। इसमें हमारे पीएम होते हैं और हमारे होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और इसके साथ में विपक्ष के नेता जो हैं वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो तीनों लोग मिलकर के और इस समिति में ये चयन करते हैं। सिन्हा के अलावा 3 अन्य सूचना आयुक्त भी नियुक्त किए हैं, जिसमें एक पत्रकार उदय माहुरकर, पूर्व श्रम सचिव हीरालाल सामरिया और पूर्व उप नियंत्रण महालेखा परीक्षक सरोज पुन्हानी सम्मिलित है। तो इन तीनों के आने से सूचना आयुक्त हो जाएंगे 7 प्लस आपका एक मुख्य सूचना आयुक्त, तो टोटल मिलाकर के 8 यहाँ पर हमारे पास ऑफिसर्स होंगे। और टोटल हमारी स्वीकृत क्षमता कितनी है, 1+10। एक सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास अब 1+7 अर्थात 8 टोटल हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप इसे याद करें। अन्य में वनाजा एन सरना, नीरज कुमार गुप्ता, सुरेश चंद्र और अमिता पांडेवे अभी वर्तमान में सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त हैं। चलिए बात करते हैं अंतरिक्ष से जुड़ी एक और खबर की। इसरो ने वापस से कोरोना के बाद में बहुत लंबे समय बाद एक और प्रक्षेपण किया है। तो भारत द्वारा एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 और उसके साथ अन्य सैटेलाइटों को भी जो है प्रक्षेपित किया है अंतरिक्ष में PSLV C49 के साथ। PSLV C49 दरअसल PSLV का DL संस्करण का दूसरा प्रक्षेपण है, ठीक है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV C49 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। PSLV C49 के माध्यम से एक भारतीय प्लस 9 अन्य उपग्रहों अर्थात कुल मिलाकर 10 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। PSLV C49 DL कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें 2 ठोस स्ट्रैप ऑन मोटर्स के साथ में उड़ान भरी जाती है, उसकी दूसरी उड़ान है। तो ये एक नया वर्जन है हमारे PSLV का। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। और भारतीय पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS के साथ में जो 9 अन्य उपग्रह लॉन्च किए गए हैं उसमें आपके अलग अलग देशों के उपग्रह सम्मिलित है, जिसमें लिथुआनिया का एक जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, लग्जमबर्ग के 4 मैरीटाइम एप्लीकेशन सैटेलाइट और अमेरिका के 4 लेमूर मल्टी मिशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सम्मिलित है। अगर बात करूं EOS की, तो EOS एक नई सीरीज है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की है। तो रीसेट जो हमने पहले छोड़े थे उन्हीं का एक एडवांस सीरीज इसको मान सकते हैं, जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाया गया। मैंने आपको बताया है कि अपर्चर रडार क्या होता है। अपर्चर रडार का मतलब है जब कभी रिमोट सेंसिंग वाले उपग्रह होते हैं उनको बाह्य स्रोत कोई नहीं मिल पाता है, तो उनको अपने ही वहाँ से हाई बीम जो लाइट है वो छोड़ना पड़ता है, जिसके टकरा कर वापस आने पर वो एक तरह से रिमोट सेंसिंग को कर पाता है। तो ये रिमोट सेंसिंग का काम बेहतर तरीके से करेगा, हर मौसम में ये तस्वीरें ले पाएगा, जिससे आपदा प्रबंधन से लेकर के देश की सीमाओं की निगरानी तक के कार्य आसानी से किए जा सकेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में एक एटा नामक उष्णकटिबंधीय तूफान देखा गया और ये तूफान संबंधित है अमेरिका से। अमेरिका में इन तूफानों को अक्सर हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही बहुत से नाम हम देखते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में आप इसे विली विली कहते हैं, इसी तरह से आप इसे चीन क्षेत्र में टाइफून के नाम से जानते हैं और भारतीय क्षेत्र में इसको हम चक्रवात कहते हैं। 2 तरह के इस तरह के जो चक्रवात हैं वो पाए जाते हैं, एक उष्णकटिबंधीय होते हैं और एक शीतोष्णकटिबंधीय होते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हैं अक्सर शीत और उष्ण जो वाताग्र होते हैं, वायु राशियां जो है उनके मिलने से बनने वाले चक्रवात होते हैं, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति समुद्रों के ऊपर लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से जो जल ऊपर उठता है और वहाँ से जो उसको ऊष्मा मिलती है उससे बनते हैं। तो शीतोष्ण ये शीत एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और ये अक्सर ज़्यादातर जो है आपके कर्क और मकर रेखा के बीच में ही जो आपके उष्णकटिबंध है उसके आसपास के क्षेत्र में बनते हैं। तो हाल ही के वर्ष में मध्य अमेरिका से टकराने वाला भयंकर तूफान एटा 3 नवंबर को निकारागुआ में पहुंचा 150 मील प्रति घंटे की श्रेणी से। इसे श्रेणी 4 के तूफान में रखा गया है, इस पर मैं बात अभी करूंगा। तो हरिकेन एटा श्रेणी 4 का तूफान है और हवा इतनी तेज है कि पेड़, बिजली के खंभे और इस तरह की अन्य चीजें उखड़ जाती है। हरिकेन एक प्रकार का तूफान है, जैसा मैंने बताया। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक शक्तिशाली है। आपको पता होना चाहिए कि चक्रवात जो है वो आपके भूमध्य रेखा के उत्तरी ओर में जो है या उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज जो है टर्न होते हैं और इसके साथ ही ज़्यादातर मामलों में ये
पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए नजर आते हैं, जबकि दक्षिण जो गोलार्ध है उसमें ये कुछ इस तरह से कोरोलियस इफेक्ट की वजह से घूमते हैं, और ये जो है आपके पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो अधिकतर हम आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो चक्रवात हैं ये उत्तरी गोलार्ध में ही है, जैसे कि टाइफून की बात कर लें, चाहे चक्रवात की बात कर लें, चाहे हरिकेन की बात करें। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उप उष्णकटिबंधीय समुद्र के ऊपर बनने वाले निम्न दाब युक्त मौसम प्रणाली में घूर्णन करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, लगातार हमारे यहाँ पर भी जब भी बंगाल की खाड़ी में कोई चक्रवात आते हैं तो वो कुछ इसी तरह से घूमते हुए और आगे बढ़ते हैं। अधिकतर इनकी गति इसी तरह होती है, लेकिन जैसे ये अरब सागर में उठने वाले चक्रवात कई बार घूम करके मानसूनी हवाओं के दबाव में जो है समुद्र तट की ओर भी बढ़ते हैं विपरीत दिशाओं में। हरिकेन का संचालन होता है गर्म नमी युक्त वायु से। तो गर्म नमी युक्त वायु लगातार ऊपर की ओर उठती है और चारों तरफ से हवाएं नीचे की ओर बैठती है। इस तरह से जब ये इस तरह का गतिविधि होती है तो ऊपर बादलों का निर्माण होता है और भयंकर तरीके से बारिश भी ये होती है। चूंकि समुद्र के पास जब जमीन के पास आते हैं तो जमीन पर आने के साथ ही इनकी ऊष्मा जो है या ऊर्जा जो इनको मिल रही है गर्म पानी से, वो समाप्त हो जाती है और ये धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, लेकिन इनका प्रभाव समुद्र तट से काफी अंदर तक पड़ जाता है। इसके साथ ही कई बार लहरों को भी लेकर आते हैं और ये काफी विनाशकारी होता है। सैफिर सिम्पसन विंड स्केल, ये एक स्केल है जो हरिकेन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात को नापता है, और इसमें 5 स्केल्स तक इसमें जो है आपको रेटिंग्स दी जाती है। श्रेणी 1 हवाओं की गति 119 से 153 किलोमीटर होती है, जबकि श्रेणी 5 में ये 252 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। तो ये आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की एक बेसिक जानकारी है जो मैंने आपको दी है। दोस्तों, अमेरिकी चुनाव हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे और इसी क्रम में अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस का चयन कर लिया गया है। कमला हैरिस को फीमेल ओबामा के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन ने जो है जीत दर्ज की है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने 284 इलेक्टोरल वोट के साथ में डोनाल्ड ट्रंप को हराया। 77 वर्षीय जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं इस तरह की चीज़ें। 46वां राष्ट्रपति हो गया, और इसके साथ साथ ये सबसे उम्रदराज भी राष्ट्रपति हैं जो सबसे ज़्यादा उम्र में बनने वाले हैं। हालांकि कभी ये बहुत ही कम उम्र में बनने वाले सीनेटर भी थे, जब ये 29 साल की उम्र में सीनेटर इन्होंने पद धारण किया था। अमेरिका में नए राष्ट्रपति बनने के लिए लगभग 270 बहुमत चाहिए होता है, और इन्होंने उसे पार कर लिया है। इन्हें कुल 50.6% मत मिले, जबकि ट्रंप को 47.7% मत मिले हैं। भारतवंशी कमला हैरिस की अगर हम बात करें तो वे उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुई हैं, और इस तरह निर्वाचित होने वाली पहली महिला भी हैं और पहली भारतवंशी भी हैं। वे भारतवंशी भी हैं, वे अश्वेत भी हैं, और अफ्रीकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी हैं, क्योंकि उनके पति अफ्रीकी रहे हैं। फीमेल ओबामा उनके पिता अफ्रीकी थे, जबकि उनकी माँ भारतीय थी। फीमेल ओबामा के नाम से लोकप्रिय हैरिस सीनेट की सदस्य भी पहली बार ही बनी है। ओबामा के कार्यकाल में वह फीमेल ओबामा के नाम से लोकप्रिय थी, और कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में 20 अक्टूबर 1964 को उनका जन्म हुआ। उनकी मां श्यामला गोपालन 1960 में भारत के तमिलनाडु से यूसी बर्कले गई, जबकि उनके पिता डोनाल्ड जे हैरिस 1961 में ब्रिटिश जमैका से इकोनॉमिक्स में स्नातक की पढ़ाई करने यूसी बर्कले आए थे, जिसके बाद उन्होंने आपस में शादी की और हैरिस का जन्म हुआ। तो यह है हैरिस की कहानी, और निश्चित रूप से यहाँ से भी एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मूल की महिला को 2020-21 के लिए व्हाइट हाउस फेलो के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों, पिया डांडिया वो नाम है जिन्हें 2020-21 के लिए व्हाइट हाउस फेलो चुना गया है। भारतीय मूल की ये महिला है, और इन्हें अन्य 14 लोगों के साथ में व्हाइट हाउस फेलो के रूप में चुना गया है। व्हाइट हाउस फेलो के रूप में इनकी नियुक्ति के साथ ही इनके द्वारा जो योगदान अमेरिका में किया गया है उसको जो है एक तरह से पहचान मिलती है। पिया न्यूयॉर्क के हार्लेम में स्थित डेमोक्रेसी प्रेप एंड्योरेंस हाई स्कूल की संस्थापक है। वर्ष 1964 में राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने व्हाइट हाउस फेलो कार्यक्रम को शुरू किया, और इसका उद्देश्य चयनित व्यक्तियों को संघीय सरकार के कामकाज से रूबरू कराने के साथ उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। पिया ने टीचिंग क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बोस्टन में टीच फॉर अमेरिका के साथ मिडिल स्कूल मैथ्स टीचर के रूप में की थी। पिया 3 भाषाएं बोलती है, जिसमें स्पेनिश और हिंदी भी है, और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से
कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बोस्टन से मास्टर्स पूरा किया। तो ये नाम भी इम्पोर्टेंट हो गया, तो याद रखिए व्हाइट हाउस फेलो के रूप में प्रिया डांडिया का चयन किया गया है। तो दोस्तों ये है आज के करंट अफेयर्स जिन पर मैंने आपसे चर्चा की। इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। पिछले करंट अफेयर्स की पीडीएफ अवेलेबल है आपके गूगल प्ले स्टोर पर, आर एस जंक्शन ऐप पर। तो आज ही जाएं, एप्लीकेशन डाउनलोड करें और हमारे बेहतरीन कोर्सेज का फायदा उठाएं। आप हमारी आर एस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है एसीएफ एग्जाम की भी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश और अन्य बेहतरीन कोर्सेज के साथ। चलिए विदा लेता हूं आपसे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।